हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो पर डे वीडियो हमने डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जो पर डे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुका है, अब हम देख लें। और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा देना है और साथ में लाइक कर देना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है। क्यों, कैसे सिखाया क्यों जाता है? क्योंकि आज के बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। तो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं आप खुद से ही, और कौन से शब्द का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ हम आपको बताते हैं। और एक बात का और आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको, जब सीखेंगे ध्यान से तभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। देखते ही आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या निकालना पड़ेगा। कब बताएंगे? जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे तब। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम में 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड में आंसर देना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब आप सीख जाएंगे तो देखते ही क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, या देखते ही क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लगाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन कब? जब आप सीखना चाहते हैं तब। जब आप सीख जाओगे तब ये सब सिस्टम होगा। तो इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं, जो कि चैनल का नाम है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। इस चैनल में जुड़ जाएं। हम आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास कराते हैं। क्योंकि आज के बच्चे सीखते नहीं हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं। और सीखना है, जब आप सीखे रहेंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ पढ़ाया जाता है। एंजॉय कई तरीके से होते हैं। एक खेलने में एंजॉय आता है, एक पढ़ने में एंजॉय आता है, एक सॉन्ग सुनने में एंजॉय आता है, एक डांस देखने में एंजॉय आता है, एक डांस करने में एंजॉय आता है। तो कई तरीके की एंजॉय होते हैं। तो हम आपको कौन सा एंजॉय देंगे? पढ़ने वाला। जो पढ़ने में एंजॉय आता है हम आपको वही एंजॉय देंगे कि पढ़ने में आपको एंजॉय आए। और जब कब आपको एंजॉय आएगा, कब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा? जब कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा तब। जैसे ये मुझे क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, तो हमें इसमें डाउट नहीं है अब। तो अब हमें मज़ा आएगा इसको लगाने के लिए। फिर हमारा मन कहेगा कि ये क्वेश्चन तो लगा लिया, अब दूसरा क्वेश्चन भी लगाएं हम। लेकिन जब आपको डाउट इसी में रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं मन कहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं आया तो दूसरा कैसे आएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देना है और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाया जाता है। देखते हैं, और ये आज चल रहा है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जो रेशियो चल रहा है ये है आज 26वां वीडियो। 26वां वीडियो क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का रेशियो चल रहा है, जो ये 26वां वीडियो। लेकिन जो आयतन पर हम बात कर रहे हैं, जो आयतन पर बात कर रहे हैं कि क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से
आयतन पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आज पार्ट 6 वीडियो, बात समझ में आई। पार्ट 5 तक वीडियो हमने डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन से। काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, वो आपको चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं, और एकदम बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था देखते हैं। एसएससी 10+2, एसएससी 10+2 एग्ज़ाम में, और कौन से सन में, 2011 में ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आज हम किस पर बात कर रहे हैं, आयतन पर है ना, लेकिन आयतन पर किस पर, छिन्नक पर। छिन्नक जानते हैं, जिसे हम छिन्नक कहते हैं बाल्टी, बाल्टी जानते हैं ना, एक छिन्नक आकार में होता है, उसी को हम बाल्टी को छिन्नक भी कहते हैं। तो छिन्नक, और छिन्नक ये कहाँ से बनता है, एक शंकु से बनता है। एक शंकु रहता है, उसको काट दिया जाता है तो एक छिन्नक का निर्माण होता है। वही जो छिन्नक बनता है, वही छिन्नक पर आज हम बात करेंगे कि छिन्नक कर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है कि छिन्नक है, किस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तभी आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। इसीलिए एक एक शब्द का मतलब समझें, हम आपको एक एक शब्द का मतलब यहीं पर समझाएंगे, ध्यानपूर्वक देखना है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है। यदि 40 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका मतलब ऊंची, यदि 40 सेंटीमीटर ऊंची किसी रुंडित शंकु बाल्टी के, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखना। ये जो रुंडित शंकु के बाल्टी दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये छिन्नक के स्थान पर उपयोग किया गया है। छिन्नक को ही रुंडित शंकु के बाल्टी कहा जाता है। ध्यान से देखना, इसी छिन्नक को दूसरा लैंग्वेज हो गया है आपका रुंडित शंकु बाल्टी के। ध्यानपूर्वक देखना, आगे बढ़ते हैं। बाल्टी के, और बाल्टी क्या है, एक छिन्नक आकार में होता है, तो आपको पता होना चाहिए बाल्टी को हम छिन्नक भी कहते हैं। ठीक, के वृत्ताकार छोरों की, ध्यान से देखना, वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटरों में बाल्टी की धारिता है। अब बताना है घन सेंटीमीटरों में बाल्टी की धारिता है। अब धारिता क्या होता है पता होना चाहिए ना आपको, कि धारिता किसे कहते हैं, तभी तो आप निकाल पाएंगे ना। धारिता को हम आयतन कहते हैं। देखिए, देखना है, लैंग्वेज का मतलब समझें। इस धारिता को आयतन कहते हैं, और आयतन के स्थान पर धारिता शब्द का उपयोग किया गया। एक एक शब्द का मतलब समझें, तभी आप एग्जाम में आंसर जल्द से जल्द दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शब्द का मतलब आपको पता रहेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन होता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर क्या है, बाल्टी के धारिता, तो बाल्टी की धारिता का मतलब बाल्टी की आयतन हमें बताना। आयतन है ये कह रहा है कि धारिता का मतलब आयतन होता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, और ये दो दिया गया रुंडित शंकु बाल्टी, इसे हम छिन्नक कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। पहले मैं आपको एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या है, जो कि एक छिन्नक है, और भी बाल्टी आकार में, तो बाल्टी आकार में बना लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखना है। ये है, ये क्या है, आपका एक छिन्नक है। अब छिन्नक में देखते हैं क्या क्या चीज होता है। छिन्नक में दो केंद्र होता है, एक केंद्र ऊपर है और दूसरा केंद्र नीचे है। और छिन्नक में दो त्रिज्याएं होते हैं, जो एक त्रिज्या ये है और दूसरा त्रिज्या ये है। छिन्नक में ध्यान से देखना, छिन्नक में एक ऊंचाई होता है और तिर्यक ऊंचाई भी होता है। बात समझ में है ना। तिर्यक ऊंचाई को L से जानते हैं और ऊंचाई को H से जानते हैं। अब इसमें दो त्रिज्याएं हैं, तो दो त्रिज्याओं का हम कुछ न कुछ कर लेते हैं। मान लेते हैं R1 या R2 या R या बड़का R, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम R1 और R2 मान लेते हैं।
आर और आर बड़ा मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, त्रिज्या आर रहेगा और ये त्रिज्या क्या है, बड़कवार रहेगा। ठीक, लेकिन इसको बड़कवार धरते हैं, क्यों, क्योंकि समझ में आए, क्योंकि छोटा आर है ना, तो बड़कवा को बड़कवा, छोटकवा को छोटकवा। बात समझ में आई ना, बड़कवा को बड़कवार और छोटकवा को छोटकवार। क्यों, क्योंकि ये बड़ा त्रिज्या तो बड़कवार, ये छोटा त्रिज्या तो छोटकवार। समझ में आई ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, एक दो त्रिज्या हैं, दो केंद्र हैं, एक लंबाई है, लंबाई मतलब त्रिज्या नहीं, त्रिज्या नहीं, ऊंचाई है, ऊंचाई को कहते हैं, ऊंचाई है, एक लंब है और लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है, और एक तिर्यक ऊंचाई भी है। ठीक, तो ये आपके छिन्नक बन चुका है। अब छिन्नक में है तो क्या निकालना है, धारिता। तो देखने पहले इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया है और क्या निकालना है, तो देखते हैं। ये तो 40 सेंटीमीटर ऊंची किसी, तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर ऊंचा, ऊंचा का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका दिया गया है ना, कितना है, लिखते हैं h बराबर 40 सेंटीमीटर, h बराबर 40 सेंटीमीटर। और वृत्ताकार छोरों की, छोरों का मतलब समझ रहे हैं ना, छोरों का मतलब ये होता है दो छोर हैं, कैसा, एक छोर नीचे और दूसरा छोर ऊपर, तो यही इसीलिए कहा गया वृत्ताकार छोरों की। तो एक छोर नीचे बना है वृत्ता और एक छोर ऊपर बना है वृत्त, तो इसी का कह रहा है कि वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये बड़कवार है, ये छोटकवार है, तो बड़के त्रिज्या को बड़कवार माना है। तो यहाँ से देखिए जी 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये जो 10 सेंटीमीटर ये छोटकवार का मान है और ये जो 30 सेंटीमीटर ये बड़कवार का मान है ना। तो यहीं पर लिख लेते हैं हम क्या चीज़, आर बराबर क्या है, ये त्रिज्या, त्रिज्या छोटकवा आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना है, छोटकवा आर बराबर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद बड़कवा आर बराबर 30 सेंटीमीटर। समझ में आई ना बात, ध्यानपूर्वक देखना तभी आपको समझ में आएगा एक एक चीज़, तभी। ठीक, ये है और ये अलग है। ठीक, बात समझ आई ना। ये h का मान, ऊंचाई मान 40 सेंटीमीटर, ये r का मान, छोटके r का मान है 10 सेंटीमीटर, ये बड़के r का मान है 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, धारिता। और ये धारिता किसका है, छिन्नक का धारिता है। तो यहाँ पर निकालते हैं हम, कुछ लिखते हैं, पहले देखते हैं। तो हम छिन्नक लिख दें या बाल्टी लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं बाल्टी, क्योंकि यहाँ पर बाल्टी का उपयोग किया गया है, तो हम बाल्टी शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक, और बाल्टी क्या है, एक छिन्नक है। बाल्टी की धारिता, ध्यानपूर्वक देखना है, बाल्टी की धारिता बराबर क्या होता है, बाल्टी की धारिता बराबर क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना है, 1/3 पाई। एक एक चीज़ समझने का प्रयास करना है, तभी आपको समझ में आएगा। 1/3 पाई ब्रैकेट में छोटकवार का होल स्क्वायर प्लस बड़कवार का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्या है, छोटकवा आर का स्क्वायर प्लस बड़कवा आर का स्क्वायर प्लस छोटकवा आर इंटू बड़कवा आर ब्रैकेट बंद गुणे h, और h क्या है, ऊंचाई। समझ में आई ना, 1/3 पाई ब्रैकेट में r2 छोटके आर के स्क्वायर प्लस बड़के आर के स्क्वायर प्लस आर गुणे आर ब्रैकेट बंद गुणे h, h क्या है, ऊंचाई। अब इसी में सब चीज़ का मान रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं। तो इसको उठाकर यहाँ से हम लगाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे तो नीचे हो सकता नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे फिर उसके बाद उधर लगा सकते हैं ना। तो ये है क्या, 1/3 पाई का मान रख लेते हैं डायरेक्ट 22/7। अब ब्रैकेट के अंदर रखना, ध्यान देखना, छोटकवा आर का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर, हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ध्यान से देखना है, 10 का स्क्वायर प्लस, और बड़के आर का मान क्या है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 का स्क्वायर प्लस उसके बाद छोटकवा आर गुणे बड़कवा आर, तो क्या आएगा, 10 गुणे
30 ब्रैकेट बंद, और h क्या है, ऊंचाई, और ऊंचाई क्या दी गई है, 40 सेंटीमीटर। अब इसी को क्या करना है, आपको हल करना, तो इसको हल कर लेते हैं। 22 एक कम 22 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना है, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर होता है इस, क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 का, इसका मतलब 30 का, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, प्लस अब ये क्या आएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस प्लस का काम खत्म, क्योंकि गुणा आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब क्या इसको लिखेंगे हम, 22/21 ब्रैकेट के अंदर जोड़ लेते, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, मतलब 2 ही जीरो आएगा। ठीक, अब 9 में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 9 3 12, 12 एक क्या आएगा 13, गुणे ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, लेकिन एक बार अभी ब्रैकेट लगाए रहते हैं। ठीक, अब इसको इसमें गुणा कर देते हैं, क्या आएगा 22/21, अब 13 से इसमें गुणा करते हैं, 13 दूना 26, 13 चौको 52, तो गुणा यहाँ पर लगा लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, 13 चौको 52, तो 52 होगा ना, हम 54 क्यों लिख रहे हैं, 52, 13 चौको 52, या 4 3 12 2 हंसिला 1, 4 एक कम 4 1 52, सही है। ठीक, और 2 जीरो ध्यान देखना है, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो 3 जीरो लगाएंगे कि नहीं, 3 जीरो लगाएंगे ना यहाँ पर, ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या किया जा रहा है इसमें। ठीक, देखना ये 13 चौको, देखना है इसको जब गुणा किया, 13 चौको 52, और 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो ये हो जाएगा। अब देखना क्या ये कटेगा कुछ, देखते हैं, 3 से तो 3 सत्ते 21 होता है, 7 से कटेगा कि नहीं, 7 त्रिके 7 चौथा 7 पच 32, 7 छः 42, 7 सत्ता 49, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ता 49, 1 3, 7 त्रिके 21, नहीं कट रहा है, तो इसको देखते हैं क्या कुछ हम गुणा कर, इसको गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें कोई आगे हल करने कोई तरीका अब हमें मिल नहीं रहा है, जिसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 22 में इसको जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, ध्यान से देखना क्या है, 3 जीरो गुणे किससे गुणा कराना है, 22 से, देखना है 3 बार जाएगा 0 0 0, और 2 दूना 4, और 5 दूनी 10, ध्यान से देखना तभी आपके समझ में आएगा आंसर कैसे आ रहा। फिर वही करेंगे, फिर वही आएगा 0 0 4 10, तो क्या आया, 0 आया 0 आया 0 आया, 4 आया 4 आया, 1 आया 1 आया, तो कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 11,44,000 आपका निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11,44,000, ठीक, बट्टे इसको गुणा किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ना, इसको जब गुणा किया बट्टे 21। अब इसको हमें क्या करना है, भाग करना है, तो देखते हैं इसको कैसे भाग किया जाएगा। तो यहाँ से इसको हम मिटा सकते हैं ना, अब देखते हैं, अब इसको भाग भी करना पड़ेगा, तो देखते हैं इसको यहाँ से हम भाग कर लेते हैं, कितनी बार हो सकता है जाएगा, यहीं पर डायरेक्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं कितनी बार जाएगा इसमें। हाँ, तो क्या आएगा, किस 21 के पढ़ना पड़ेंगे कि 114 ज़्यादा ना हो, तो क्या आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 बार जा रहा है। तो इसको हम ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें कहीं 1-2 अंक छूट जाएगा तो गलत हो सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पर लगा लेते हैं ऐसे। ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे लगा रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ काट सकते थे, लेकिन हो सकता है कहीं काटने में गलती हो जाएगा तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख कर आप सावधानी पूर्वक इसको काट सकते हैं। ठीक, अब 21 का पहाड़ा पढ़ना कि 114 से ज़्यादा ना, हम 5 बार ले जाएंगे, आएगा 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, ध्यान देखना है, इधर जाएगा हो जाएगा 14, और 14 से 5 जाएगा हो जाएगा 9। ठीक, अब ये 0 से 0 काम खत्म, इधर हो जाएगा बचे 4, 4 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब ध्यान से देखना है, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 बार ले जाएंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, 4 से 4 जाएगा 0, 9 से 8 जाएगा 1। अब ये क्या उतारा था, ये 4 उतर गया ना, अब इसको उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 4 वही बार जाएगा, तो क्या आएगा 84 आएगा, और 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, ध्यान देखना है, इधर बचेगा 9, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा। अब ये वाला 0 उतारते हैं, 160 हो जाएगा।
अब कितनी बार जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना है। 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, हाँ हम 7 बार ले जा सकते हैं। और 7 8 दूनी 16, 8 कम ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो कितनी बार जाएगा, 10 से, ध्यान देखना, 10 से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 5, 5 से 4 जाएगा, 1, 1 का काम खत्म। अब ये बचेगा, इसको बढ़ाएंगे 130, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे कितनी बार ले जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 कम 6, हाँ 6 बार जा सकता है। 6 कम 6 आएगा, और 6 दूनी 12 बार जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। ध्यान से देखना, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से कट्टम कुट 4 बच रहा है यहाँ से। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से क्या बच रहा है आपका, 4। अब आगे कोई संख्या उतारने के लिए है नहीं है, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या हम, एक पॉइंट, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे क्या, एक 0। तो अब कितनी बार जाएगा, 21 दूना क्या होता है, 42, तो नहीं जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे ना। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 54 76 पॉइंट एक बार ले जाएंगे, ठीक। अब एक बार ले जाएंगे तो क्या आएगा, 21, और 10 से देखना है, 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा। ध्यान से, 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 3, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। अब पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब ये आया 190। अब हमें पढ़ना है कि ज़्यादा ना हो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा आपका। तो कितनी बार जाएगा, 9 एक कम 9, और 9 दूनी 18, तो कितनी बार जा रहा है, 10 से, देखना है, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, इधर कट्टम कुट। अब फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 10 आएगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर एक 10 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 है तो 0 बार लगा सकते हैं। इसका मतलब एक 0 बढ़ाया यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तब एक 0 यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। बात समझ आई ना। तो मान लेते इतना आपका आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट के 2 अंक तक आप निकाल लेते हैं आंसर तो बहुत हो जाता। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से लिखते हैं हम, क्या है, 45476.19। तो ये आएगा क्या आपका आंसर। तो इसको बना रहने देते हैं, इसको हम एक गोले में कर देते हैं। ये क्या है आपका, रफ कार है, ठीक। जो ब्रेकेट जो गोला में है ये आपका रफ कार है। और किस में कह रहा था, घन सेंटीमीटरों में ज्ञात करना है, तो सेंटी क्या आएगा, घन सेंटीमीटर क्यूब। तो यही होगा क्या आपका आंसर, समझ में आई ना। तो आपका आंसर कितना आ रहा है ये, तो 54,476.19। अब आपके ऑप्शन में कहाँ पर है देखते हैं, 54,476.19, 54,476, ये तो है ना। तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई बात। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी 10+2 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि छिन्नक पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर धारतक मतलब आयतन है, यहाँ पर आयतन कह दिया, इसी जगह पर क्षेत्रफल भी कह सकता है। अब कुछ है नहीं इसमें निकालने के लिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें यही रहेगा कि आपको काटने पीटने में गलत ना हो पाए, इसीलिए इसको भाग हमने इस तरह से किया। क्योंकि यहाँ पर काटने में बड़े से बड़ी अंक आ रही हैं तो काटने में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर काटेंगे तो जल्द से जल्द भी हो जाएगा, गलतियाँ भी नहीं होगी। बात समझ में आई ना। तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से। ये कटा आपको पूरा इतनी बार ये आपके सामने लिखा गया है, ठीक। तो यही क्या है आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में बी नंबर आपका ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ध्यान से देखना है। किसी लंब पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ क्या? वक्र का क्षेत्रफल। बात समझ में आई ना? एक एक शब्द का मतलब समझ के आपको सीखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है देखते ही। ठीक, तो ये क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखते हैं क्या है ये। किसी लंब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का आधार ये कह रहा है। पिरामिड का मतलब होता है, ध्यानपूर्वक देखें, पिरामिड हम उसे कहते हैं जो, ध्यान से देखना, हम आपको एक फिगर पहले बनाते हैं तब समझाते हैं पिरामिड क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये है क्या आपका एक वर्ग, ये क्या है आपका एक वर्ग। पिरामिड कब बनता है? ध्यान से देखें, पिरामिड का मतलब होता है जो एक शंकु आकार में या किसी तरह में बना होता है, या देखते हैं कैसे बनाया जाता है पिरामिड। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग है तो इस पर हम एक ऊपर एक केंद्र लेते हैं। केंद्र समझ में आ रहे हैं ना? एक बिंदु लेते हैं, उस बिंदु से आपको यहाँ पर को मिलाना है, और उसी बिंदु से यहाँ को मिलाना है, और उसी बिंदु को यहाँ पर मिलाना है, और इसी बिंदु को आपको यहाँ पर मिलाना है। तो आपको ये क्या दिख रहा है? एक पिरामिड के आकार में दिख रहा है नहीं? जैसे मान लेते हैं ऐसे एक मंदिर देखते हैं ना, जो मंदिर के ऊपर की चोटी बनाई जाती है वो पिरामिड के आकार में होता है। जैसे ऐसे होता है नहीं, देखते हैं एक ऐसे होता है, एक ऐसे, और फिर उसके बाद एक ऐसे। तो जो नीचे बना होता है, जो नीचे को होता है मेन, तो नीचे का मेन यही तो होगा, तो इसी पर तो बनाया होगा। मान लेते हैं कि ये नीचे वर्गाकार में, इसी पर एक ऐसे बनाया गया, एक ऐसे, और फिर उसके बाद एक इधर से बनाया गया, तो वही हमारा पिरामिड होता है। और ये पिरामिड किस किस पर, किस किस आकृति पर बन सकता है? एक वर्ग पर बन सकता है, और एक किस पर? समबाहु त्रिभुज पर। इसका मतलब पिरामिड कब बनेगा? जब सभी भुजाएं एक समान आकार में रहेंगी तभी। तो समबाहु त्रिभुज में भुजाएं हमारा समान होता है, तीनों भुजा समान होता है। समबाहु त्रिभुजों में हम बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। एक ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ना, इस पर भी हम एक पिरामिड बना सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये आएगा, और यहाँ से ये आएगा, तो इस पर भी एक पिरामिड बन रहा है। क्या? एक पिरामिड इस पर भी बन रहा है। तो वही चीज़ है कि पिरामिड किस पर बना सकते हैं? जिस जिस आकृति का सभी भुजाएं समान आकार की रहेंगी, लेकिन बंद होना चाहिए। जो आकृति समान हो, बंद होना चाहिए। तो वर्ग का चारों भुजाएं समान होती हैं, और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा समान होता है। तो इसी दोनों पर हम पिरामिड बना सकते हैं। बात समझ में आई ना? इन दोनों पर हम पिरामिड बना सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ होता है। और इसमें, तो इसमें बीच में क्या होता है? एक केंद्र होता है। मान लेते हैं कि केंद्र है, क्योंकि एक ऊंचाई लंब डालना होता है ना। लंब, लंब जानते किसे कहते हैं? लंब उसे कहते हैं जो 90 अंश पर कोण बनाए, जो 90 अंश का कोण बनाए रेखा, उसी को लंब कहते हैं। तो यहाँ से सीधा मान लेते हैं, जैसे एक ये मंदिर और एक ये मंदिर का चोटी बन रहा है, तो जो सीधा बीचों बीच से जाएगी उसी को लंब कहते हैं। तो ये यहाँ से सीधा इस पर आएगा, समझ में आई ना बात? और सीधा इस पर आएगा तो ये ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। और इसी पर एक क्या हो जाता है? इसकी त्रिज्या, मान लेते त्रिज्या है, त्रिज्या है, लेकिन वो त्रिज्या होता नहीं। क्यों? क्योंकि वर्गाकार में ना त्रिज्या किसमें बनता है? वृत्त में। लेकिन समझ सकते हैं कि एक त्रिज्या से ये वर्गाकार में एक पिरामिड बनाया जा रहा है। बात समझे ना? इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ये त्रिज्या नहीं, हमसे मान रहे हैं कि त्रिज्या है, लेकिन आर वार नहीं मान रहे, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना क्या, क्या इसमें एक तिर्यक ऊंचाई भी होता है? हाँ, इसमें आपका एक तिर्यक ऊंचाई भी होता है। वो क्या है? ऐसे तिर्यक ऊंचाई निकलता है ये और ये, समझ में आई ना बात? एक तिर्यक ऊंचाई ये होता है, और ये सीधी ऊंचाई होता है। और ये क्या है?
मान लेते हैं एक त्रिज्या, समझ में ना, क्योंकि बेस है, बेस तो बेस का मतलब होता है इसमें भी एक केंद्र होता है, ये भी एक केंद्र यहाँ से आएगा, इसका भी एक त्रिज्या मान सकते हैं, समझ में वो, लेकिन त्रिज्या नहीं है। जैसे ये हमने एक तंबू बनाया, ये तंबू बनाया, तो जो ये सीधी रेखा जाएगी, जैसे ये हमारा एक मंदिर जाएगा, तो जो यहाँ तक की दूरी है उसी को हम त्रिज्या मान सकते हैं, लेकिन मानना नहीं, वो त्रिज्या नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक। मान रहे हैं, बस मानने में क्या जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसमें आपका क्या है, आर का मतलब कुछ भी समझ लेते हैं, ये है और ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई भी, इसका मतलब आधार है, त्रिज्या को हम आधार समझ लेते हैं, ठीक। अब ये तो समबाहु त्रिभुज का, तो इसमें वर्ग में कह रहा था ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब समझे क्या कह रहा है कि किसी लंब, लंब का मतलब ये जो लंब डाला गया यही का मतलब हुआ, किसी लंब पिरामिड का आधार, पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो पिरामिड का आधार का मतलब ये 20 सेंटीमीटर का भुजा है, ये जो भुजा है 20 सेंटीमीटर का भुजा है, वर्ग है, भुजा वाला वर्ग है, तो इसी को वर्ग में बनाना, जो पिरामिड आपका बनेगा ये वर्ग में बनेगा। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई भी हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं मालूम, तो देखते हैं क्या चीज़ निकालना है ना, पहले जो निकालना होगा वो चीज़ हम निकाल लेते हैं, ठीक। देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं, समझ में आया ना कि पिरामिड किसे कहते हैं। तो देखते हैं क्या दिया है, इसको आधार दिया गया है, जिसका मतलब वर्ग का भुजा, तो लिख लेते हैं हम भुजा, और इसमें वर्ग का मतलब हुआ तो पिरामिड का भुजा, तो क्या आएगा 10 से 20 है ना, आधार का क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यदि इसकी ऊंचाई, तो h का मान है ना, क्योंकि यहाँ से देखिए h बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ से इसकी दूरी भी तो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो आधार आया है ये लंब का, देखिए क्योंकि समकोण त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहीं पर तो बन रहा है ना, तो इसको नीचे हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं ना, ये चीज़ तो ये जो ब्लैक से बनाया गया है ये चीज़ तो नीचे बना लिया, तो ये हो जाएगा 90 अंश, तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण, समझ नहीं बात, तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो आधार की ये दो दूरी है इसका निकालना पड़ेगा ना, तो ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, टोटल 20 सेंटीमीटर, तो आधार कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर ना, आधार कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमें मालूम है कितना 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर, तो आगे देखते क्या निकालना पहले, तभी तो हम जैसे L का मान निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना होगा, तो हम इसको तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक। देखते क्या चीज़ निकालना है पहले, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं कुछ हम, हाँ तो क्या लिख सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से तभी समझ में आएगा। तो लिखते हैं हम 1/2, तभी समझ में आएगा, एक एक चीज़ देखना है आपको, 1/2 और क्या होता है ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा, 1/2। अब इसमें देखिए, अब इसमें पहले आप बताएं, ये जो पिरामिड बना है, पिरामिड का आधार क्या है, पिरामिड का आधार हम पूछ रहे हैं, ये जो लंब से हमने लंब डाला इसका आधार नहीं, पिरामिड का आधार क्या होता है, जो वर्ग बनाया गया है ना, जैसे ये वर्ग ही तो बनाया गया है ना, तो पिरामिड का आधार तो यही तो रेखा होगी, ये चारों रेखाएं, क्योंकि इसी पर हमने एक पिरामिड खड़ा किया है, जैसे मान लेते ये हमारा वर्ग है और इसी पर हमने एक पिरामिड खड़ा किया, तो ये आधार इसका पूरा वर्ग होगा ना, तो क्या होता है आगे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, क्या लिखते हैं, आधार का परिमाप, समझ में आई ना बात, ध्यान से देखना है, 1/2 आधार का परिमाप, ध्यान से देखना, गुणे
गुणे तिर्यक, तभी समझ में आएगा। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या? जो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होता है? यही तो है ना, ये जो ब्लैक से बनाया गया है ना, तो ये तो तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई इसका क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई लिखते हैं ना, तिर्यक ऊंचाई, समझ में आई ना बात क्या है? फिर से देखते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वक्र का क्षेत्रफल है। इसका मतलब पिरामिड का वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार का परिमाप, क्या है? आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या है? एक सूत्र है। और किसका? वक्र का। और वक्र का मतलब क्या? पिरामिड का वक्र का क्षेत्रफल, समझे ना? तो क्यों वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब होता है जो चादर से बनाया गया होगा एक पिरामिड, उसी का क्षेत्रफल निकालना। संपूर्ण नहीं कह रहा, इतना ध्यान में रखना। इसीलिए हमने कहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही होता है। ठीक, देखते हैं अब हमें इसमें क्या चीज़ मालूम है और क्या चीज़ नहीं मालूम, उसको देख लेते हैं। 1/2 लिखते हैं पहले हम यहाँ से, इसी को उठाकर यहाँ से 1/2 आधार का परिमाप। हमने अभी क्या बताया? आधार, इसीलिए आधार पहले समझाया था। आधार क्या होगा? पिरामिड का आधार क्या होता है? वर्ग ही होगा ना। और वर्ग की आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप मतलब भुजा का परिमाप। तो वर्ग की भुजा क्या है? सभी। और यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया? आधार का क्या है? 20 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो एक 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है? 4 × 20 सेंटीमीटर। तो 4 दूनी 8, इसका मतलब 20 ये तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 80। तो क्या आया? आधार का परिमाप 80। नहीं समझ में आया? यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ से परिमाप बराबर 4 × भुजा बराबर 4 × क्या था? 20 है ना, 40 नहीं है, 20 है। तो बराबर 4 दूनी 80। बात समझ में? ये हमने ऊपर परिमाप लिख दिया गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा होता है। 4 × भुजा कितना? 20। तो 4 दूनी 80। ठीक, तो ये आया आपका 80। क्या है? 80 क्या है? आधार का परिमाप। अब हमें क्या तिर्यक ऊंचाई मालूम है? नहीं मालूम। तो हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ से मालूम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से तिर्यक ऊंचाई क्या निकाल सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ पता है? हमें क्या पता है? ऊंचाई भी पता है, आधार भी पता है। क्यों? क्योंकि आधार देखो, ये समकोण जो त्रिभुज बन रहा है इसका आधार पूछ रहे हैं, तो ये तो पूरा आधार है। और समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पूरे आधार में बीचों बीच में केंद्र होता है ना। क्यों? क्योंकि कोई केंद्र से बनाया जाता है, दूरी ली जाती है तो बीचों बीच में रहता है, तभी तो दूरी समान में रहेगा ना। बीचों बीच में केंद्र नहीं लेंगे ना तो गिर जाएगा। बात समझ में ना? जब गिर जाएगा तो रुकेगा नहीं, तो पिरामिड बना नहीं सकते हम। तो पिरामिड बनाने के लिए बीचों बीच में जगह लेना पड़ेगा। तो बीचों बीच में लिया, तो बीचों बीच का मतलब आधा इधर आधा इधर, समझे ना? तो 20 सेंटीमीटर टोटल है, तो 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। तो 10 सेंटीमीटर ये हमने ऊपर लिख लिया है आधार। तो निकाल लेते हैं, क्या निकालना है? एल। तो एल क्या है? कर्ण। तो कहाँ पर निकाल सकते हैं हम? जगह कहाँ पर है? हाँ, यहीं पर निकाल लेते हैं। इस डिब्बे में देख लो थोड़ी सा। तो क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? एल है। तो एल का स्क्वायर, और लंब क्या है? लंब हमें क्या मालूम है? और लंब का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर प्लस, और आधार क्या आया है? 10 आया है, तो 10 का फिर स्क्वायर। तो क्या आएगा? एल का स्क्वायर 10, 10 का वर्ग 100, 100 100 क्या हो जाएगा? 200। थोड़ा यहाँ हमने शॉर्टकट किया है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो एल बराबर क्या आएगा? 200। अब एल बराबर क्या निकाल सकते? देखो 200 को क्या लिख सकते हैं? 100 × 2 लिख सकते नहीं? 200 को क्या लिख सकते हैं आप? 100 × 2, तो 2 रूट में रहेगा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। तो क्या निकाल सकते हैं? 10√2। 10√2। तो ये क्या आया? तिर्यक ऊंचाई आपका क्या आया? 10√2। तो ये तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल लिया है। अब इसी में तिर्यक ऊंचाई रखते हैं, ध्यान से देखना है। क्या आएगा? 10√2।
अब ये जो कटता है इसको काट देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पर देखते हैं क्या कुछ कटेगा। तो काटते हैं इसको हम। 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। ध्यान से देखना है, 2 एक कम 2, ध्यान से देखना तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य। तो क्या बच रहा है यहाँ से अब हमारा? 40 एक कम 40 गुणे 10 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 एक कम 4 और 2 जीरो 400 रूट 2। और किस में निकालना था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नापा जाता है। भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा मीटर में तो मीटर स्क्वायर, जिसमें रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है बस। ठीक, तो आपका आंसर ये निकल के आ चुका। क्या आया है? 400 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है देखते हैं। आपके ऑप्शन ए नंबर सही है, क्योंकि ए ही में दिया गया है 400 रूट में 2। ठीक, तो ए ऑप्शन ये सही है। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? एसएससी सीजीएल में 2020 में। तो देख सकते हैं कि सीजीएल में किस लैंग्वेज पर और किस बेस पर और कितनी हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बल्कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए दम रहेगा। और क्वेश्चन समझ में आया तो कोई दम नहीं है इसमें, आप तुरंत इसका आंसर निकाल के दे सकते हैं। और समझने के लिए हम आपको समझा चुके हैं कि कैसा इसको किया गया, पूरा एकदम बेहतर से बेहतर समझाने का ये प्रयास किया गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2000 किस में पूछा गया था? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है और क्या दिया गया है। ध्यान से देखना है तभी आपके समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं हम। एक पिरामिड, फिर ये पिरामिड की बात कर रहा है, इतना ध्यान में रखना। एक पिरामिड का आधार 30 मीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 20 रूट 3 मीटर है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? अब ये क्या कह रहा है? जो पिरामिड बना है वो समबाहु त्रिभुज पर बनाया गया। इसका मतलब जो पिरामिड बनाना है वो उसका बेस समबाहु त्रिभुज के आकार में रहेगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे, यही जाएगा सीधा। देख कैसे हमने बताया, ऐसे और फिर ऐसे, यही सीधा उठ जाएगा ये और ये और ये। इसी को क्या कहते हैं? पिरामिड। देखते हैं, आपको हम चित्र के माध्यम से इसको समझाते हैं। तो क्या है समबाहु त्रिभुज? हमने इससे पहले क्या बताया था? एक बात आपको बताया था ना कि पिरामिड किस पर बन सकता है? जिनकी सभी भुजाएं समान रहेंगी उसी पर हम पिरामिड बना सकते हैं। तो वर्ग पर बना सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज पर बना सकते हैं। देखते हैं, और ये समबाहु त्रिभुज का ही बात कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज पर एक पिरामिड बनाना है जो कि 30 मीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो 30 सेंटीमीटर की है। उसके बाद जो पिरामिड की ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई पिरामिड की जो ऊंचाई है वो क्या दिया गया है? 20 रूट 3 मीटर है। तो पिरामिड का आयतन हमें निकालना है। देखते हैं, बात हम इसको समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। कैसे? ध्यान देखना। तो ये क्या है? आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी आमने सामने की भुजाएं, सब भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें आमने सामने का मतलब नहीं है। ठीक, देखते हैं। तो मान लेते हैं आपका यहाँ पर एक बिंदु होगा और इस बिंदु से ये रेखा इस पर जाएगी और इसी बिंदु से ये रेखा यहाँ आएगी और इसी से एक बिंदु यहाँ पर जाएगी। क्यों? तभी तो ये एक पिरामिड के आकार में बनेगी ना। तभी तो ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के आकार में एक पिरामिड बनेगा। कैसे? ऐसे। देखना बेस कैसे रहेगा? बेस ऐसे आएगा, ऐसे
और फिर उसके बाद ऐसे, तो इसी की दीवार ऐसे उठाना है और इसको ऐसे उठाना है और इसको ऐसे उठाना। बात समझ में आई ना बात? तो ये पिरामिड हमारा बन जाएगा। तो बेस इसका आधार क्या है? पिरामिड का आधार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा ना। पिरामिड का आधार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज पर ही पिरामिड बनाया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। तो क्या है, इसमें भी ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई हमारा यहाँ से रहेगा। तो ऊंचाई को हम कलर चेंज कर लेते हैं अपना। तो ऊंचाई ये आएगा आपका यहाँ से। समझ में आई ना बात? और इसमें भी तिर्यक ऊंचाई होता है, क्योंकि पिरामिड है तो तिर्यक ऊंचाई सेवर बनेगा। तो देखते हैं क्या पहले क्या दिया है और क्या निकालना है, तो इसको बाद हम देखेंगे। ठीक, तो क्या है, पिरामिड का आधार 3 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो इसका मतलब समबाहु का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा। तो लिखते हैं हम समबाहु त्रिभुज का भुजा। और कितना दी गई है? समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है? 30 मीटर। यूनिट भी ध्यान में रखना, क्योंकि यूनिट चेंज भी कर सकता है। 1 मीटर में तो 1 सेंटीमीटर में रहेगा, तो उसको हमको बदलना पड़ेगा। या तो मीटर में मीटर को बदलो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। इतना भी ध्यान में रखना। ठीक, तो सभी मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। तो 30 मीटर ये क्या है? पिरामिड का मतलब समबाहु त्रिभुज का भुजा है। अब आगे क्या दिया गया है? यदि पिरामिड की ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर हम ऊंचाई लिखते हैं। h बराबर क्या है? 20√3। अब क्या है? 20√3। तो क्या निकालना है हमें? पिरामिड का आयतन। तो यहाँ से लिखते हैं हम पिरामिड का आयतन। अब पिरामिड का आयतन क्या होता है? ध्यान पूर्वक देखते हैं क्या होता है। 1/3 1/3 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे जगह नहीं है, तो इसीलिए इसके नीचे हमने लिख दिया। क्या है? 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे क्या होगा? ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तो ये क्या है? फिर ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का आयतन। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की पिरामिड का आयतन। समबाहु त्रिभुज का आयतन नहीं है, समबाहु त्रिभुज के पिरामिड का आयतन। क्यों? क्योंकि पिरामिड किस आकार में बना है? समबाहु त्रिभुज के आकार में पिरामिड बनाया गया है ना, तो उसी को आयतन लिखना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज के पिरामिड का आयतन क्या होता है? 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या है? सूत्र है। इसको आपको याद कर लेना है और समझ के याद करना क्या होता है। ठीक, देखते हैं अब इसी में क्या क्या चीज़ हमें मालूम है। ऊंचाई हमें दिया गया। ठीक, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। तो भुजा की स्क्वायर भी हमें मालूम है, तो अलग से कुछ हमें निकालना नहीं है। तो इसी में जो मान है उसको रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको उठाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान से देखना है 1/3 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4। ध्यान से देखना है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर नहीं, भुजा की स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, भुजा के स्क्वायर गुणे ये क्या है? ऊंचाई। तो आपका ऊंचाई लिख देते हैं। यही आपका क्या बन जाएगा? सूत्र। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा और, √3 यहाँ पर लिख देते हैं। √3 4 × 12 ये आया। ध्यान देखना, √3/12 भुजा स्क्वायर h, या √3/12 ऊंचाई गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा को x मान लेते या एक कुछ भी मान लेते। ये आपका सूत्र का निर्माण हो चुका है। बात समझ में आई? तो आपको सूत्र कैसा याद करना है? √3/12 √3/12
एच गुणे ए स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं या ऐसे याद कर लें 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब क्यों रखा गया है ये चीज ध्यान से रखना, क्यों आयतन में ये निकाला जा रहा है। आयतन का मतलब क्या होता है, जो जितना जगह घेरता है उसी को हम आयतन कहते हैं। तो आयतन पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि पिरामिड के अंदर जितना जगह है वही आयतन होगा कि नहीं होगा कि है। तो की क्या है, तो नीचे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे जो समबाहु त्रिभुज का है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना होगा हमारा। उसके बाद जो पिरामिड बनेगा, ऐसे जो पिरामिड बन रहा है समबाहु त्रिभुज के आकार का, ऊपर वाली जगह उसका क्या निकालनी है, ऊंचाई, और ऊंचाई आपको दिया गया तो इसी में गुणा कर देते हैं, एक सूत्र का निर्माण हो जाता है। आप सूत्र ये वाला याद कर लें या ये वाला सूत्र याद कर लें, आपके ऊपर है। हमारे तरफ से सूत्र ये वाला याद करना, ये वाला मत याद करना। क्यों, क्योंकि ये सूत्र आपको भूल सकते हैं, ये वाला सूत्र आप भूल सकते हैं कि √3/12 ऊंचाई गुणे ए का स्क्वायर मतलब भुजा के स्क्वायर, ये आप सूत्र भूल सकते हैं। लेकिन ये वाला सूत्र नहीं भूलेंगे, 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये सूत्र आपको भूल सकते हैं, तो आपके ऊपर है, जो याद हो सके उसको याद कर लेना। याद करने का मतलब क्या, समझ कर याद करना कि कभी आप भूलो मत। ठीक, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको। अब इसमें जो मान पता है वो मान हम रखते हैं, जो नहीं पता उसको नहीं रखते हैं। जो नहीं पता उसको निकालेंगे ना, क्योंकि रखना है ना। तो क्या आएगा, 1/3 गुणे √3/4 गुणे ये भुजा की स्क्वायर, क्या मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा की स्क्वायर होगा ना। तो क्यों, क्योंकि ये भुजा कहाँ से आया, ये भुजा कहाँ से आया, समबाहु त्रिभुज से भुजा आया है ना। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ये दिया गया 30 मीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 30 गुणे 30, वर्ग नहीं करना अभी, क्योंकि वर्ग कर देंगे तो काटने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वर्ग अभी मत करना। गुणे ऊंचाई कितना दिया गया है, 20√3, 20√3। अब इसमें जो कटता है उसको काटते हैं, जो नहीं कटेगा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें हमें सब का मान मालूम है तो मान रख दिया। अब इसको काटना, हल करना, हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 3 × 3 और 3 × 3, 3 0 0, 30 का काम खत्म। उसके बाद क्या बच रहा है, 4 × 4, ध्यान से देखना, 4 × 4 और 4 × 5 20 का काम खत्म। अब आगे क्या बच रहा है, आगे कुछ कटेगा नहीं, तो देखते हैं इसको। जो बच रहा है उसको लिख लेते, क्या बच रहा है आपका, √3 गुणे 10 गुणे 30 गुणे 5√3। अब ये √3 का मान 3 होगा, लेकिन डायरेक्ट हमने नहीं किया, क्यों, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, इसीलिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए फिर अच्छे से लिख रहे हैं। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है, ये ये क्या है, 20 काट दिया गया, 4 × 5 20। जब इसको काटा गया तो ये √3 और ये √3, ध्यान से देखना, ये √3 और ये √3 का मान क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि √3 गुणे √3 का मान 3 हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखना, रूट का मतलब होता है 1/2 गुणे 3 का 1/2। अब ये 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/2 है। तो क्या होता है, गुणा में बेस समान होता है, गुणा में आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बेस समान है तो बेस से 1 लिखते हैं। अब घातें जोड़ लेते तो ये आधा और ये आधा, आधा आधा मिलाकर 1, तो 3 की पावर 1। तो किसी अचर और किसी चर, समझ ध्यान से देखना, किसी अचर संख्या और किसी चर संख्या की पावर 1 है तो वो स्वयं संख्या होती है। जैसे 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा, जेड की पावर 1 है तो जेड ही रहेगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो ये समझ में आया। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखना क्या आया, √3 का गुणा 3 हो जाएगा, गुणे, अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, 3 × 3 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा, 30 300 गुणे 5, समझ में आया ना। तो ये इसमें अब गुणा कर लेते हैं।
अब ध्यान से देखना, इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 तई 15। ध्यान से देखो, थोड़ा ऐसे करने, नहीं समझ में आया डायरेक्ट आगे लिख लेते, देखना 3 त्रिका 9, एकदम सटीक चलते हैं, गुणे 5। अब समझ में आया होगा आपको ना, आगे बढ़ाते हैं इधर। तो 9 पचे 45 और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लेते हैं, तो क्या आया 4500। और क्या था ये निकालना था हमें, क्या, पिरामिड का आयतन। तो आयतन का यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो यूनिट किस में दिया गया है, मीटर में यूनिट है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा आपका क्या, यूनिट। मीटर सेंटीमीटर नहीं है, इसे मीटर है, तो मीटर में भुजा दी गई है, तो क्यूब क्या होता है, क्यों, क्योंकि जो आयतन होता है वो हमेशा घन में ही निकाला जाता है, घन का मतलब क्यूब करते हैं बस, ठीक। तो 4500 मीटर क्यूब ये आपका क्या आया, आंसर। और इसको कैसे यहाँ से हल किया गया है आप देख सकते हैं ध्यान पूर्वक, और ध्यान से काटेंगे तभी आपका आंसर मैच करेगा, अन्यथा गलत भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 4500 मीटर क्यूब। तो सी नंबर आपका ऑप्शन ये सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में किस तरह का क्वेश्चन किस लेवल में पूछ रहा है। तो हमने अभी इससे पहले क्या बताया था, पिरामिड पर वर्ग पर पिरामिड, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज पर पिरामिड। क्यों, पिरामिड किस पर बना सकते हैं, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, उसी पर हम पिरामिड बना सकते हैं। पिरामिड का मतलब हुआ गुम्मज, गुम्मज जानते हैं ना, जैसे मंदिर की एक गुम्मज बनाई जाती है, वो ऐसे जैसे तंबू मॉडल बनाया जाता है, तो वो तंबू कई मॉडल में होता है। एक तंबू गोला गोला बनाया जाता है, जैसे शंख होता है, जैसे एक शंख मॉडल में बनाया जाता है, एक त्रिभुज के आकार में रहता है, और एक वर्गाकार में रहता है, एक आयतन के आकार में रहता है। लेकिन पिरामिड किसे कहते हैं, जिनकी भुजाएं समान रहेंगी, बात समझे, लेकिन आयताकार में कभी नहीं बनाया जाता। हमने अभी तक पिरामिड आयताकार में नहीं देखा है, और आज तक भी अभी नहीं देखा कि मंदिर भी आयताकार में बनाया गया हो पिरामिड। पिरामिड मतलब समझना, जो गुम्मज बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बनाने जाता है, ऊपर जो चोंच निकलती रहती है, वही पिरामिड कहा जाता है, बात समझ आई ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि किसमें, मेंस में। एसएससी सीजीएल में भी प्री होता है और मेंस भी होता है, इतना ध्यान में रखना। तो ये प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये मेंस में क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो देख सकते हैं मेंस में किस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है और क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक। तो हो चुका है क्वेश्चन, आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना। क्यों, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाया जाता है। इंजॉय कब आता है, जब कोई क्वेश्चन में डाउट ना हो, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आता है। तो वही हम आपको सिखाते हैं कि एक एक शब्द का मतलब समझाते हैं और एक एक चीज़ बताते हैं कि ये कहाँ से निकाला गया, क्यों निकाला जाता है, किस लिए। समझ आई ना बात। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो देख सकते हैं किस तरह का लाया गया आंसर और कैसे इसको लगाना। अब हमें लगाना होता तो इसको हम शॉर्टकट कर सकते। ये जो इतना हमने इसको काटा पीटा इधर उधर करके, इतना हमने काटना नहीं, डायरेक्ट हम गुणा करके डायरेक्ट उड़ा भी सकते हैं। एक एक संख्या को, दो संख्याओं को गुणा कर दे, डायरेक्ट उड़ा भी सकते हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा हम ऐसे करेंगे तो। क्यों, क्योंकि चैनल का ही नाम है हमारा एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। हम सबके तरह पढ़ाने लगेंगे तो हमारे चैनल का नाम ही
कुछ का अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एंजॉय कब आता है? जब क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, तभी तो एंजॉय आता है ना, तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में। जैसे ये क्वेश्चन हमें समझ में आया, हमें एक एक चीज़ पता है, तो हमारा मन कहेगा कि दूसरा एक क्वेश्चन और इसी से लगाएं, तभी तो मन कहेगा। अब इसी में एक दिक्कत आ जाए, आपको यहाँ ना समझ में आए, तो आपको दूसरा क्वेश्चन मन कहेगा लगाने के लिए, नहीं मन कहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा आने के लिए, मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं, एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में। यहाँ पर मज़ा कौन सा दी जाती है? क्वेश्चनों के लिए, और दूसरा मज़ा यहाँ पर नहीं दी जाती, इतना ध्यान में रखना, ठीक? क्योंकि हमने अभी क्या बताया, मज़ा कई तरीक़ों से लिया जाता है। एक सॉन्ग सुनकर, एक डांस देखकर, एक डांस करते हुए मज़ा आता है, और एक पढ़ने में मज़ा आता है। तो जो कौन सा मज़ा हम आपको दे रहे हैं? पढ़ने वाला मज़ा। बात ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन हो भी चुका है, आंसर भी आ चुका है, तो यहीं तक रखते हैं हम, ठीक? थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।